जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमाम और दोस्तों जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद डार साहब। डार साहब सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure. Thank you, Chima-san. Thank you. डार साहब 2-3 आज बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिस पे बात करना चाह रहा हूँ। हम अक्सर इंडियन फॉरेन पॉलिसी और इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट पे तो बात करते रहते हैं। डार साहब कल भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब जो कि बड़े क्लोज़ हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के, उन्होंने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की जो कि पहली दफ़ा एक पॉलिटिकल लेवल पे स्टेटमेंट जारी की जबकि इंडिया की शिप्स के ऊपर जो हमले हुए थे। उन्होंने कहा कि हम जिन लोगों ने अटैक किया है उनको सी बेड तक यानी कि समंदर की तहों तक उनको जाके पकड़ेंगे और ढूँढेंगे। तार साहब अमूमन ये जो स्टाइल है ये एक अमेरिकन स्टाइल है। अमरीकी इस अंदाज़ से बात किया करते हैं और ये जिस तरह वो बात कर रहे हैं कि हम समंदर की तहों तक जाएँगे, इट मीन्स कि वो बेसिकली नॉन स्टेट एक्टर की बात कर रहे हैं कि वो नॉन स्टेट एक्टर ही हो सकते हैं, लगता तो यही है। तार साहब इसको अगर हम एनालाइज़ करें, हाउ डू यू सी दिस स्टेटमेंट ऑफ राजनाथ सिंह साहब? क्या ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है? क्या ये इंडिया के अंदर इलेक्शंस आ रहे हैं उसके हवाले से है? क्या इंडिया और इंडिया ने ये उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया इज़ द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द इंडियन ओशन। सो वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर भी हैं, इट मीन्स कि वो कंप्लीट सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। सो इट मीन्स कि इंडिया उन पे हमला भी करने जा रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं? और इससे कई लोगों का ये भी इंप्रेशन है कि इंडिया के जो जो जिसे कहते हैं ना फैल गया है, फुटप्रिंट्स भी फैलेंगे और उनका इन्फ्लुएंस भी फैलेगा। क्या ये इंडिया कर पाएगा? हाउ डू यू सी दिस स्टेटमेंट जो राजनाथ सिंह साहब की है सर? चीमा साहब ना सिर्फ राजनाथ साहब ने स्टेटमेंट दी है, बड़ी धुआंधार तकरीर उन्होंने की है और उसके साथ ना सिर्फ स्ट्रॉन्ग वर्ड्स थे, उनके साथ इमोशंस मौजूद थे। मैंने उनकी स्पीच सुनी है। बड़ी उन्होंने हिंदी के अंदर स्पीच दी है। उसको मुझे तो डिफिकल्टी थी थोड़ी समझने में, बाद में ट्रांसलेशन उसकी मुझे पढ़ने का मौका मिला है। लेकिन इसको कहा जाएगा कि भारत इज फ्लेक्सिंग देयर मसल्स। दूसरे लफ्जों में अगर उर्दू में कहा जाए तो वो कहते हैं जब हुस्न आता है तो नजाकत खुद ही आ जाती है, जब पैसा आ जाता है तो फिर बंदा मसल फ्लेक्स करता है, दुनिया को बताता है कि वी आर स्ट्रांग, नो वी आर स्ट्रांग। तो उसमें सिर्फ ये पहला वाक्य नहीं है। इसमें यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा। पहला वाक्य मैं समझता हूं कि पहली दफा जब टोनी बिल्कन और डॉक्टर जयशंकर साहब इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि यू शुड अमेरिका शुड नॉट बी द सोल, इट्स नॉट द सोल पावर एनीमोर, वो सोल अब दूसरी भी पावर्स मौजूद है। दूसरा फिर उनका इंडिपेंडेंट डिसीजन ये था कि उन्होंने खुल के यूक्रेन की सपोर्ट नहीं की, उन्होंने बैलेंस किया रशिया के साथ। जो अमेरिका समझता था कि वी इंडिया इज इन आवर पॉकेट नाउ, तो उसका वो उन्होंने जवाब दिया। फिर उसके बाद गाजा का खासकर उसके ऊपर भारत ने अपना स्टैंड अलग रखा उसमें। तीसरा जब रेड सी के अंदर वाकया आया तो फिर उन्होंने वो 10 लोगों का जो एक अलायंस बना उसमें भी उसको ज्वाइन ना किया, बल्कि अपने वो आईएनएस कलकत्ता और आईएनएस कोची को भेजा यमन में। और यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूंगा कि यमन के अंदर मोर देन 20,000 भारतीय एक्सपर्ट्स वहां पे मौजूद है। आज जो वाकया आया है उसको साथ ना सिर्फ उन्होंने ये वाकया कहा है कि समुद्र की डेप्थ तक जाएंगे, बल्कि उन्होंने अपना तीसरा आईएनएस जो शिप है उसको भी, मोरंगो जो उसको भी डिप्लॉयड कर दिया है इसी मकसद के लिए कि जो भारत की अपनी ट्रेड रूट्स हैं या जो शिप्स आ रहे हैं भारत की प्रोडक्ट्स लेकर, उनको वो प्रोटेक्ट कर सके। चीमा साहब, मैं इसमें कई आइटम ऐसे हैं जिनको मैं दाद दूंगा, इसकी इसी रेफरेंस के साथ आता है। देखें, कौमों की इकानमियां की आजकल खास कर अगर देखा जाए तो गाजा जंग का और यूक्रेन जंग का सबसे ज्यादा दुनिया को थ्रेट क्या थी? फ्यूल और फूड। फ्यूल और फूड जब इसकी सप्लाई इंटरप्ट होती है तो मुल्कों की इकानमियां जो है शेकअप हो जाती है। इस वक्त ना सिर्फ इन्हें अपने ट्रेड शिप्स का खदशा है, रशिया से तेल लेते रहे, लेकिन रशिया के बाद आपको पता होगा वेनेजुएला के साथ भी भारत ने अपना तेल लेने का मंसूबा बनाया। आज बल्कि इसी तरह की एक और खबर है। इस वक्त दुनिया में आगे चीमा साहब ट्रेड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें क्या है इस वक्त? अगर पेट्रोल के बाद गाड़ियां और आपके लैपटॉप और फोन है वो लिथियम के साथ चलते हैं। आई वाज सरप्राइज्ड टू गेट अप व्हेन आज की मैं पहली खबर जो उठ के देखी तो भारत जो है वो $20 मिलियन से अर्जेंटीना, चिली हाँ। उनसे वो लिथियम अपनी जो है उसको सिक्योर करने के लिए, क्योंकि इस वक्त
व्हाटएवर, चिली और बोलिविया के अंदर इस वक्त भारत इज डिपेंडिंग ऑन द लिथियम फ्रॉम चाइना। चाइना की मोनोपोली है, उस मोनोपोली को तोड़ना चाहते हैं। मकसद उसका यह था कि आज जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है, उसके पीछे सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है कि भारत के जो ट्रेड रूट्स आ रहे हैं, जो शिपिंग जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, उनमें इंटरप्शन ना हो, ताकि भारत की इकोनॉमी स्ट्रांग रहे। मैं इस पे आफरीन है इन सारी चीजों पे। वजह यह है कि दुनिया का किसी मुल्क इंक्लूडिंग अमेरिका इज नॉट एबल टू प्रोटेक्ट देयर ट्रेड रूट्स, शिपिंग ट्रेड रूट्स। मैं यहाँ पे मुझे दुख है आज, काश कि मैं जिस मुल्क में बैठा हूँ, यहाँ के डिफेंस मिनिस्टर साहब अपनी स्पीच के इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं उसका हवाला देना चाहूंगा। तो किसी ने क्वेश्चन किया था कि आप रेड सी के अंदर होती आप पर हमला कर रहे हैं, 40-40 मिसाइल आपके शिप्स पे मार रहे हैं, आप उसका जवाब क्यों नहीं देते, रिटेलिएट क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा था कि हम नहीं चाहते कि ईरान इसके अंदर जंप करके आ जाए या फिर ये जंग एक्सपैंड कर जाए। ये और सिर्फ ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे तो दूसरे शिपों के ऊपर भी मार रहे हैं, तो वो तो सारी द एंटायर वर्ल्ड हैज टू रिस्पॉन्ड टू इट। अ वीक स्टेटमेंट, एक सुपर पावर, सोल सुपर पावर का जो डिफेंस मिनिस्टर होता है, उसकी स्टेटमेंट इस तरह की नहीं होती। बल्कि मेरे ख्याल में जो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर की आज जो स्पीच थी, जो उनका स्टेटमेंट थी, दैट इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू अ सुपर पावर। मैं ये कहूंगा कि with this thing that India is moving rapidly towards the status of a superpower, कि अपने मिसाइल का खुद हल निकालना, इंडिपेंडेंट हल निकालना, भारत की फॉरेन पॉलिसी, भारत की ट्रेड पॉलिसी, भारत की इकोनॉमी को सामने रख के फैसले करना, वाइज डिसीजंस लेना, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। और मैं समझता हूं कि उस रीजन को और दूसरे लोगों को भी सीखना चाहिए, अफसोस के साथ, क्योंकि अल्टीमेटली आई एम एन अमेरिकन माई सेल्फ एंड सिटिंग हियर एंड वाचिंग the weaknesses of American foreign policy, और जिस तरीके से Putin and China is abusing their American weak foreign policy, काश के अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर भी किसी तरह की स्पीच दे सकता कि जिस तरीके से होती हमें रेड सी पे हम पे हमला कर रहे हैं, हम उसको रिटेलिएट करेंगे, लेकिन नहीं कर पाए। और जिस तरह उन्होंने 3 शिप जो है ऑलरेडी रेड सी में डिप्लॉयड कर दिए हैं यमन में, और यमन के साथ मैंने आपको बताया मोर देन 20,000 इंडियन भारतीय एक्सपर्ट्स हैं वहां पे, दे हैव अ वंडरफुल रिलेशनशिप विद देम। और मैं समझता हूं कि जिस तरह उनकी स्टेटमेंट है और 3 शिप डिप्लॉय किए हैं, दे आर मच बेटर पोजीशन देन एनीबॉडी, एनी अदर कंट्री इन द रीजन। मेरे ख्याल तट साहब, आपको लगता है कि इंडियन स्ट्राइक कर सकते हैं? इंडियन जो नेवी है, देखिए ये क्वेश्चन जो है, आपने स्ट्राइक करना, फायर करना इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। गो केस में कोई शक नहीं है कि इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर जो नेवीज हैं दुनिया की, वो उनका काम यही होता है पायरेसी के अगेंस्ट एंड ऑल दैट, प्रोटेक्ट करना। लेकिन ये एक ऐसा ग्रुप है जिसके पास लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, जो इजराइल तक मिसाइल करने की बात कर रहा है। इसके लिए करेज चाहिए, बिकॉज इंडिया अपने फुटप्रिंट से, आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट, जस्ट एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कर रहा हूँ, एक तो आपने किया, जस्ट आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी इन इलेक्शन ईयर इस तरह का रिस्क ले सकते हैं? आगे से रिस्पॉन्स में होती फिर अगर इंडियन शिप्स पे अटैक करें तो इट विल बी समथिंग व्हिच इज विल लीड इंडिया को जो है वो एक और डायरेक्शन में ले जाएगी। आप इसको किस एंगल से देखें? मैं जिस मेरी जो जब मैं देखता हूँ इंडियन फॉरेन पॉलिसी और जो टीम है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ डॉक्टर जयशंकर, मेरे ख्याल में वहां तक नौबत नहीं आएगी, डिप्लोमेसी काम करेगी। इस वक्त आप चीमा साहब अगर देखें, इस वक्त कौन सा दुनिया का ऐसा मुल्क है जहां पे इंडियन डायस्पोरा इधर बिजनेस पे उनका कंट्रोल नहीं है? अब मैं जिस तरह नाइजीरिया, अफ्रीका में देख लें, आप देख लें उनका भारतीय डायस्पोरा का इन्फ्लुएंस देख लें आप। तो इस वक्त जिस तरीके से भारत जो है, दे हैव स्प्रेड, दे हैव प्लेड देयर कार्ड्स, मेरे ख्याल में वहां तक नौबत नहीं आएगी। डिप्लोमेटिकली दे विल कम टू द सिचुएशन। हाँ, इस स्टेटमेंट से भारत को इलेक्शन में इस वक्त अगर देखा जाए तो मोदी साहब की पॉपुलैरिटी जो है इज टचिंग द रूफ। आज मैं यहाँ पे ये भी मेंशन करना चाहूंगा कि आज मोदी साहब उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर 20 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं, द हाईएस्ट सब्सक्राइब्ड लीडर इन द वर्ल्ड। तो जब ये सिचुएशन हो तो उसमें इलेक्शन भी आपकी जेब में होता है। और जिस तरीके से उन्होंने पिछले 2 साल से एक ऑलमोस्ट इंटरनेशनल कैंपेन चला रखी है मोदी साहब ने, चाहे वो G20 हो, चाहे वो दूसरा बीजिंग हो, जिस तरह शंघाई जो उनकी कुछ
कुछ भी तो दे हैव ही आप कहते हैं नेशनल मूवमेंट, मेरे ख्याल में तो मोदी साहब ने इंटरनेशनल मूवमेंट चलाई है जिसमें उनका कद काठ जिस तरह देख रहे हैं कि दूसरे मुल्कों के और इटालियन प्राइम मिनिस्टर हैं सेल्फियां ले रहे हैं उनके साथ। और मैं समझता हूं कि इस पे नौबत इतनी नहीं आएगी कि इनको अटैक करना पड़ेगा, डिप्लोमेसी विल वर्क। हाँ, लेकिन उन्होंने एक जो पंच दिखाया है कि इफ यू डू इट नेक्स्ट टाइम वी हैव सोर्सेज रिसोर्सेज टू रिएक्ट, मेरे ख्याल। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब मूविंग ऑन बात करना चाहता हूँ, डॉक्टर जयशंकर रशिया में है। डॉक्टर साहब 5-6 दिन का ट्रिप है, ये बड़ा एक अनयूजुअल ट्रिप है, पर्टिकुलरली कमिंग फ्रॉम एन इंडियन मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स। क्या देखते हैं और जो वर्डिंग इस्तेमाल की है डॉक्टर जयशंकर ने, उन्होंने कहा है जी कि हमारा ये एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिलेशनशिप है और ये जो हमारा रिलेशनशिप है इसकी जिसे कहते हैं ना कि हिस्ट्री को निकाल लें, पॉलिटिकली हम एक दूसरे को सपोर्ट करते रहे हैं। इंडियन पॉलिटिकल कम्युनिटी से भी उन्होंने इंडियन कम्युनिटी से भी वहाँ पर उन्होंने खिताब किया और जो जो वर्ड उन्होंने बोले, उन्होंने कहा एक्सेप्शनल स्टेडीनेस और रिलेशनशिप ऑफ ग्रेट सेंटिमेंट। ये वर्ड्स थे डॉक्टर जयशंकर के ये हमारा एक एक्सेप्शनल रिलेशनशिप है और इसमें बड़े जज्बात हैं। ऐसे लफ्ज इंडिया अमेरिका के लिए इस्तेमाल नहीं करता था। साहब आप ने डॉक्टर जयशंकर को कॉन्टिन्यूसली सुना है, हाउ डू यू सी दिस? अमेरिका को दिखाने गए हैं, करने गए हैं कि ठीक है आप हमें जो है वो ये हाल ही में जो वाकयात हुए हैं, रशिया के साथ हमारे वैसे ही ताल्लुकात हैं जैसे हैं, हम इनको छोड़ नहीं रहे। दिस इज अ मैसेजिंग व्हिच दे आर गिविंग टू मैं यूएस। समझता हूँ हाउ? आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया है। जिस तरीके से हमारे मिलिट्री हेड जो है आसिम मुनीर साहब यहाँ काफी दिन गुजार कर गए हैं, एक तो उसके जवाब में वो गए हैं वहां पे, उन्होंने कहा कि इफ यू आर लुकिंग फॉर ऑप्शन वी आर लुकिंग फॉर ऑप्शन एज वेल, इफ यू हैव अदर चॉइसेस वी हैव अदर चॉइसेस एज वेल। तो एक तो उसका टिट फॉर टैट उन्होंने किया, और दूसरा जो सर्द मोरी पिछले दिनों में दिखाई गई है कनाडा और अमेरिका की तरफ से, जिसका मैं समझता हूं कि इट्स नथिंग टू डू विद द खालिस्तान मूवमेंट, इज टू डू विद मेनी अदर थिंग्स। चाइनीज ग्रोथ, चाइनीज ग्रिप, इंडियन डायस्पोरा का इन्फ्लुएंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये सारी चीजों पे इस वक्त ना सिर्फ अमेरिका, पूरा वेस्ट जो है परेशान है इस वक्त कि व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज टेकिंग प्लेस। देखें, जब भी नया कहते हैं ना व्हेन द न्यू किड इज ऑन द ब्लॉक होता है, तो दूसरे जो बच्चे सारे परेशान हो जाते हैं कि यार ये नवा बंदा आ गया उन्हें। वो दिस इज व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग। रैपिड स्पीड, उनकी इकोनॉमी की ग्रोथ, जिस तरह मैंने कहा था चाइना स्लो भारत ग्रोथ। अब देखिए आज जो चाइना की तरफ से उनके आई है स्टेटमेंट कि भारत विल बिकम ग्रेवयार्ड फॉर द बिग कंपनीज। दिस इज व्हाट दे आर, चाइना इज गोइंग आफ्टरवर्ड्स। और चाइना खासकर अपना जिस तरीके से उनका लिथियम के ऊपर ऑलमोस्ट मोनोपोली है, इंडिया ऑलरेडी हैज स्टार्टेड लुकिंग फॉर अल्टरनेट्स। जिस तरह मैंने आपको बताया कि अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली के अंदर जाके वो अपने, और ऑस्ट्रेलिया में पहले ही उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं एक्सक्लूसिव भारत के। तो दोनों इस वक्त अगर देखा जाए तो वो मैं समझता हूं कि अमेरिका तो वैसे अमेरिका के पास कोई चॉइस नहीं है इस वक्त ताइवान के हवाले से भारत के अलावा। ये इसमें देखें वो एक दूसरे को दे आर शोइंग ऑफ ईच अदर, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि भारत कैन नॉट अफोर्ड टू डिस्टर्ब देयर इकोनॉमी एज वेल। भारत का भी जो है ट्रेड बहुत ज्यादा है अमेरिका के साथ, लेकिन मेरे ख्याल में दे विल कम टू द कंक्लूजन थोड़े दिनों तक। इसमें आप देखेंगे कि क्योंकि भारत अमेरिका डजंट हैव एनी चॉइस, कोई उनके पास चॉइस नहीं है इस वक्त अगर देखा जाए। और जिस तरीके से मैंने बताया अमेरिका को कुछ लाने वाले इस वक्त भारतीय निजात डायस्पोरा है, आपने देखा होगा, आप यहाँ पे देख लें, लगता है कि सारे सीईओज जो हैं वो सारे के सारे वही हैं, जो व्हाइट हाउस है वो भी वो चला रहे हैं। और क्या करेंगे, थोड़ा इधर उधर आंखें शांखें दिखाएंगे, बैठ जाएंगे, उसके बाद क्या करें, इनके पास दे डोंट हैव एनी चॉइस। चॉइस होता, चिमा साहब एक और बात बता, खालिस्तान के हवाले से अगर इनके पास इतना चॉइस होता तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते। इन्होंने पॉलिटिकल डरते डरते इन्होंने पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दी अमेरिका ने। इन्होंने एक जुडिशियल स्टेप उठाया था जो जिसको मैं समझता हूं कि लोअर लेवल का था काम, बल्कि इन्होंने आंखें दिखानी है तो इन्होंने ट्रूडो को कहा कि तुम आंखें दिखा लो। उसके जरिए इन्होंने थोड़ा परेशान करने की कोशिश की है भारत को, लेकिन उन्होंने उस पर डबल पंच मारा था, डबल जैब किया था, जो उन्होंने उनके सारी की सारी एम्बेसी खाली करा दी थी। तो इन्होंने ट्रूडो ने एक जैब दिया था, उन्होंने अगलों ने फिर नॉक डाउन किया वहां से। तो इट्स नॉट दैट इजी कि आप इस तरीके से भारत और वेस्ट जो है, वेस्ट इस तरीके से भारत के साथ करेगा, और उनका रशिया जाना इस वक्त बड़े माने रखता है, बड़े माने रखता है। इट इज 100% signals coming out of there to Pakistan and to America कि if you have choices we have choices as well। तो उसमें
उनका उनका ये दौरा बिल्कुल आपने सही कहा है। एक तो इलेक्शन के हवाले से, ये दोनों चीजें हमने जो दोनों खबरें जिन पे बात की है, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया स्टेटमेंट टुवर्ड्स द ट्रेड रूट्स, और उसके बाद जयशंकर, इसके साथ इसके इनके ना सिर्फ फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड है, इकोनॉमी रिलेटेड है, इलेक्शन रिलेटेड है, ये तीन दोनों चीजें। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। और एक और भी मुझे थोड़ा सा खतरा भी है इसका कि रशिया जो है वो अगले साल ब्रिक्स की होस्ट कर रहा है, और पाकिस्तान ने ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है। चाइना ने सॉरी इंडिया ने इससे पहले पाकिस्तान को रोका है, आपको याद होगा। और मुझे याद है कि एक हमारे फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट भी इस हवाले से आई थी। तो मुझे तो लग रहा है कि ये जितनी जफियां डॉक्टर जयशंकर पा रहे हैं लेवरॉफ को, रशियन फॉरेन मिनिस्टर को, ये विच कितने ही ना कह दें कि पाकिस्तान ਨੂੰ नहीं आने देना ब्रिक्स में, तो इट विल बी अनदर, नहीं, क्योंकि पाकिस्तान जी दरअसल जी मतलब उसमें तो एक साल एक बहुत बड़ा पीरियड होता है, नंबर वन। दूसरी चीज मैं ये कहता हूँ कि सर्कमस्टांसेस चेंज हो रहे हैं ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे। देखें उसमें अगर हमारे दो चीजें बताऊंगा इस वक्त। अगर अलायंस अमेरिका के खिलाफ है तो दो मुल्कों का, दो सुपर पावर्स का अलायंस है, रशिया एंड चाइना, दोनों का अलायंस है, एक दूसरे के साथ चल रहे हैं वो बिल्कुल। अगर पाकिस्तान आके चाइना को छोड़ के डायरेक्ट अमेरिकन कैंप में जिस तरह आने की कोशिश कर रहा है या जो कुछ हो रहा है यहाँ पे, आपका क्या ख्याल है, उससे रशिया को रिजर्वेशंस नहीं होंगी? चाइना का आपने सीपैक बंद कर दिया है, चाइना को रिजर्वेशंस नहीं होंगी इन सर्कमस्टांसेस में। और भारत अगर जाके मॉस्को बैठ के उनको कहता है कि आपने अंडर दीज सर्कमस्टांसेस आपने ब्रिक्स में पाकिस्तान को नहीं ला के आना, तो रशिया के पास कौन से चॉइसेस होंगे जब आप व्हाइल यू आर सिटिंग इन वॉशिंगटन डीसी? आप बिल्कुल दर हकीकत देखें चीमा साहब, मैंने अगले दिन भी शायद आपके सेगमेंट में कहा था, हमारे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, हमारे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। हमें अभी तक सबसे बड़ी तो बात यही नहीं पता कि हमारे लिए सदारती निजाम ठीक है या पार्लियामेंट्री सिस्टम ठीक है। हमें अभी तक यही नहीं पता कि हम इस्लामिक कंट्री हैं कि हम सेकुलर कंट्री हैं। 18वीं तरमीम का हमने क्या करना है, हम चाइना के साथ चलना पसंद करेंगे या अमेरिका के साथ चलना पसंद करेंगे। हमें कुछ नहीं पता सिवाय डॉलर और पाउंड के। हमें जो डॉलर दिखाता है हम उधर चले जाते हैं। आप इसके अलावा इस पर डिबेट की जा सकती है, और मैं बड़े वसूख के साथ ये चीजें कह रहा हूं। तो देखें आजकल आपको दो चार चीजें हैं। आईएमएफ के पीछे आप क्यों फिरते हैं? आईएमएफ आपको पैसे ज्यादा नहीं देता, पैसे थोड़े से देता है, लेकिन आपको जो भाईजान सऊदी अरेबिया और यूएई वाले हैं वो कहते हैं आईएमएफ की सर्टिफिकेशन लाओगे तो फिर पैसे देंगे। असल में आपकी नजर उन पे होती है। आईएमएफ तो वो आपको सर्टिफाई करते हैं, आपको वो एक ना स्टिकर देते हैं कि ए ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ स्टिकर लाता है, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ जिथों मर्जी खैरात मांग लो जाके। दैट्स व्हाट योर रिलेशनशिप विद द आईएमएफ। वरना आईएमएफ तो आपको पता ही है, इनके पास अपने खुद आप इतने पैसे नहीं रहे हैं। लेकिन चीमा साहब, दुख के साथ मैं जब आपने पाकिस्तान की मैं इस हवाले से बात कर रहा हूं, अभी तक किसी जी शऊर इंसान जो इलेक्शन लड़ रहे हैं नहीं लड़ रहे हैं, जो भी फ्रॉड पाकिस्तान में कर रहे हैं, किसी के मुंह से गलती से भी नहीं निकला कि हमने एक्सपोर्ट क्या करना है पाकिस्तान। गलती से उनसे मुंह से नहीं निकला कि यूथ को किस तरह जो एजुकेट करना है। गलती से उनके मुंह से नहीं निकल रहा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है। इस वक्त लोग कैरियन के साथ पाकिस्तान आते हैं, जो सब सामान भी नहीं बुक कराते, क्योंकि पता होता है ना कोई पता नहीं किस वक्त जाना है। कैरियन के साथ आते हैं, वायरें होती हैं डॉलरों की, वो भी यहां से जो डॉलर वो तो पाकिस्तान पहुंचते नहीं। कैरियन के साथ जाते हैं, कैरियन के साथ लंदन आ जाते हैं। मैंने कल एक ट्वीट किया था बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा सोच समझ के, क्योंकि कायदे आजम साहब की कल बर्थडे थी। मैंने कहा था कायदे आजम साहब, आई एम सो सॉरी अबाउट इट कि आपने पाकिस्तान बनाया है, तो ये लोग जिनके लिए आपने पाकिस्तान बनाया ये तो अभी ब्रिटिश कॉलोनी है, इनका कैपिटल तो आज भी लंदन है, ये तो आज भी पाउंड के लिए काम कर रहे हैं, ये तो आजाद हुए ही नहीं है, ये ज़हनी तौर पे गुलाम है। इसका क्या करेंगे आप इस पे डिबेट कर लेंगे आपका कैपिटल इस्लामाबाद है या लंदन? आप तो लंदन से ऑपरेट होते हैं सारे आपके। देखे ना ये आपकी ये मुस्लिम लीग का अभी जो हमारे नए वजीर आजम साहब है, सारी डीलें लंदन, और दूजा चीखता है जेल च बह के लंदन प्लान क्यों? इस्लामाबाद प्लान क्यों नहीं कहता वो? क्योंकि प्लान बने लंदन में। शहबाज शरीफ साहब का मुझे याद है जब उनका टेन्योर खत्म हुआ, रात को फ्लाई करके वापस चले गए लंदन। बच्चे सबके वहां बैठे हैं। अमीरुल मोमिनीन जो जेल में उसके बच्चे भी वही हैं। ये इनके सब तोते पोते जो सारे नवाज शरीफ के, ये भी वही हैं। तो ये एक कायदे आजम साहब, आप सारे के सारे कंफ्यूज और नर्वस हैं, आपको बिल्कुल नहीं पता कि क्या होना है, हमारी डायरेक्शन क्या है। इलेक्शन, मैं अगले दिन में इलेक्शन हो तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, इलेक्शन ना हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लुट मार आपका बिल्कुल चल रही, बिल्कुल खुली। पता नहीं, मैंने अगले दिन किसी को कहा था कि आपने अपनी जियोग्राफिक लोकेशन बड़ी महारत के साथ 76 साल बेची है, 76 साल मुसलसल बेच रहे हैं।
तो देखें वो कब तक अब बेचते हैं, क्या करते हैं। बलूचिस्तान के हवाले से खबरें जो आई हैं वो ठीक नहीं आ रही हैं, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। मिसिंग लोग हैं, कोई ये लोग हैं, कोई वो लोग हैं। कोई बस अब ये कभी कहते बल्ला चला गया, बल्ला आ गया। बल्ला था तो क्या कर लिया था भाई तुमने? बुजदार डॉक्टर साहब साहब वो बल्ले लेके ये जरा बल्ले पे कमेंट कर दें। वो आज कल जो है इस पेशावर हाई कोर्ट ने वो कह दिया है जनाब कि इमरान खान का बल्ला जो है वो उनको संबल दे दिया जाए। डॉक्टर साहब इससे क्या फर्क पड़ सकता है? कहते हैं कि इमरान खान बड़ा पॉपुलर है और आज कोई नून लीग वालों ने सर्वे भी कराए हैं, वो कहते हैं फेक हैं। आपको क्या लगता है कि ये खौफ है इमरान खान का, या कि निकल आएंगे इमरान खान और जीतेंगे? ये कोई सेटअप, वो जिसे कहते हैं ना, क्या वो एक लफ्ज होता है कि सेटबैक ना हो जाए? चीमा साहब देखें, इमरान खान साहब किस तरह आ जाएंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता है खान साहब ने किस तरह आ जाना। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री 76 साल की देखे तो सवाल ही नहीं पैदा होता वो आ जाए। मुझे ये बताएं, पेशावर हाई कोर्ट देखें किस चुन के अपने हाई कोर्ट अपने जहां यार दोस्त लगे होए ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ने ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ भी कोई मलक साहब ही होंगे पिशौर भी। मेरा किस तरह की अदालतें हैं कि पिछले 10 साल से कोई दूसरा केस सुन ही नहीं रहे सिवाय सियासत। जज पॉलिटिकल हो चुके हैं सारे। बाजवा साहब थे वो सारी सियासत ही करते रहे। उन्होंने कोई मेरा मैं यूनिफॉर्म पहन के सारी जड़ी होते हिंदुस्तान असेंबली में बैठे। तो ये चीमा साहब ये किस तरह ये सारा मुल्क चल पाएगा आगे? आज कल किसी ने खबर दी कि आईएमएफ से पैसे लेके सारे वो पीडीएम में तकसीम कर दिए इधर उधर और जर्नलिस्टों को बांट दिए। ये किसी ने सियासी मैं नाम भूल रहा हूँ किसी ने कहा। तो ये कब तक ये सारा कुछ होता रहेगा, चलता रहेगा? कोई पूछने वाला ही नहीं, कोई बताने वाला ही नहीं है। जिस तरह मैं पहले अर्ज कर रहा था चीमा साहब की पीटीआई की सफाई बड़ी सही की बड़े। और यार करप्शन की सफाई क्यों नहीं करते इस तरीके से? भाई घरों में क्यों नहीं अंदर घुस के देखते कि किन के कितने कितने पैसे पड़े? क्यों नहीं करते हो? हाथ बांधे किसी ने आपके? ये क्या पाकिस्तान के लिए आपकी हमदर्दियां हैं? आप कहते पीटीआई की सफाई आप कर रहे हो, अब टीटीपी की सफाई आप अमेरिका को कहते हो वो करे आके। इस तरह तो नहीं होता ना। क्यों करे आगे सफाई? उनके पास अपने हालात खराब है। हाँ 28,000 लोगों ने अपने कागजात जमा कराए हैं और कहते हैं जी कि चीमा साहब कहते हैं हमारे कागज ही नहीं जमा करने दिए फलानी। कहते हैं अभी भी एप्लीकेशन है सबसे ज्यादा पीटीआई की हुई पार्टियों में जब देखा जाए। बल्कि इलेक्शन के हवाले से दो चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग मेरे नजर से गुजरी हैं जो कि पाकिस्तानी मीडिया तो उसको नहीं कवर कर रहा। हाफिज सईद साहब का जो लड़का तला सईद उसका नाम है, लाहौर से उसके कागजात नामजदगी जमा हुए हैं। नाम उसकी पार्टी का है पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग। बड़ा वेरी कंट्रोवर्शियल नेम है। उसको इंटरनेशनल मीडिया तो उसको जगह दे रहा है। वो कहते हैं कि द सन ऑफ कन्विक्टेड टेररिस्ट इज रनिंग फॉर द पब्लिक ऑफिस। दूसरा नाम जो आया है उसके बारे में रिजर्वेशन है। सवेरा प्रकाश है केपीके से, सूबा सरहद से, उन्होंने अपने कागजात जमा कराए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से। उनके वाले साहब डॉक्टर थे, डॉक्टर प्रकाश, और सुना है उनका बड़ा काम था, बड़ी डेडिकेशन थी उनकी उस सूबे के अंदर। he was in charge of separate hospitals. लेकिन why only one Hindu girl, और वो भी 76 साल बाद। दूसरे मैंने लिस्टें मेरी नजर से गुजरी हैं जो रिजर्व सीटों की, वो तो सारे आपके बड़े सियासतदानों के रिश्तेदार खातून है। कोई दूसरी खातून तो उसके किसी का नाम गलती से भी नहीं आया उसमें। एक एक डॉक्टर साहब फैमिली ये की एक एक फैमिली की दो दो तीन तीन खवातीन के नाम है उसके अंदर। डॉक्टर साहब ये भी एक डायलेमा नहीं है कि जाहिर बात है 97-8% मुसलमान है इस मुल्क के अंदर, तो जाहिर बात है जो नॉन मुस्लिम है वो तो वो तो इलेक्शन कंटेस्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि उनको तो जाहिर बात है उनके ऊपर ये लगेगा जी ये तो मुसलमान नहीं है, ये हमारे, वो क्या करेंगे। सो लार्जली कई लोगों का मैंने ये सुना है, जो मैं मौक़िफ़ आपके सामने रख रहा हूँ, कि ये एक डिसएडवांटेजेस पोजीशन में होते हैं, उनके लिए इलेक्शन लड़ना बड़ा मुश्किल काम है, या ऑलमोस्ट लड़ ही नहीं सकते, और फिर लड़ें तो जीत भी तो सकते ही नहीं है अगर वो नॉन मुस्लिम हो। तो इस पे क्या कहेंगे आप? चीमा साहब मैं इस पे कहूंगा इलेक्शन लड़ना तो बहुत बड़े स्टेप है गैर मुस्लिम के लिए। पाकिस्तान के अंदर रहना गैर मुस्लिम के लिए एक फुल टाइम जॉब है, मोर देन फुल टाइम जॉब। किस तरह रहेंगे? मैं उसी मुल्क से आया हूं, मैं अपनी आंखों से खुद देख कर आया हूं कि क्रिश्चियंस के साथ आप किस तरह पाकिस्तान में बिहेव किया जाता है। मैं देख कर आया हूं। आप अभी तक मैंने जिस तरह आपको अर्ज किया था कि फाइनेंशियल बैंक्रप्सी के हल है, फाइनेंशियल बैंक्रप्सी के हल होते हैं 20-20 30-30 साल के अंदर। मैंने देखा कि कंट्री रिवाइव करके दोबारा अपनी इकॉनमी ठीक, लेकिन अपनी मॉरल बैंक्रप्सी का क्या करेंगे? आप मॉरल बैंक्रप्ट हो चुके हैं, बिल्कुल कोई मोरालिटी है ही नहीं, कोई मोरालिटी।
और गैर खास कर एक मेरा एक बल्कि देखें मैं खुद मुसलमान हूं, हाउ डेयर यू जज पीपल बेस्ड ऑन देयर फेथ। उनका पर्सनल मैटर है, जो भी मैटर है उनका पर्सनल मैटर है। आप अपनी विल को, अपनी ओपिनियन को जबरदस्ती किसी पे इन्फोर्स क्यों करते हैं? बल्कि इस्लाम के अंदर यह मौजूद है इस चीज का कि आप बाय फोर्स कन्वर्जन नहीं होती, किसी मजहब में भी बाय फोर्स कन्वर्जन नहीं होती। लेकिन पता नहीं क्या बात है कि आप किस किस्म की एक फिलॉसफी लेकर आप बल्कि ना सिर्फ पाकिस्तान, आप पूरी दुनिया पे इन्फोर्स करना चाहते हैं, पूरी दुनिया पे। मुझे इत्तेफाकन अगले दिन इत्तेफाक हुआ, जो अखवानुल मुस्लिमीन है उनके जो हेड थे, तो उनके सैयद उनका नाम था, जो उन्होंने जो मूवमेंट शुरू की इजिप्ट के अंदर, मुझे उनसे थोड़ा सा इत्तेफाक हुआ उनके बारे में पढ़ने के लिए। वो उनकी फिलॉसफी ये थी कि वो कहते थे पूरी दुनिया को जिहाद के जरिए सबको मुसलमान कर दो। क्यों? वजह बस ये, मैं आपको यही तो कहता हूं, यही तो इश्यूज हैं कि आप कहते हैं कि दुनिया से लड़ाई है, जंग है, साइंस के साथ आपका दुश्मनी है, इंग्लिश के साथ दुश्मनी है, और आप कहते हैं कि हमारी जबान ही बोली जाए, हमारा फेथ ही हो सारा कुछ। आप कहीं भी मिडल ग्राउंड पे आना नहीं चाहते। यही ज्यादती है, और इसी की वजह से पाकिस्तान में चीमा साहब जो 1947 में 21% थे यहाँ पे हिंदू बरादरी होती, आज 1%। तारड़ साहब, वैसे मैं यहाँ पे आपसे थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट करूंगा। ये जो स्टेटमेंट है ना आपका 21 का, ये बेसिकली अमित शाह ने इंडियन पार्लियामेंट के अंदर कोट किया था, और मैंने इसका जो डाटा निकाला, और इसके ऊपर इंडिया टुडे की एक स्टोरी है जिसको मैंने प्रॉपर स्टडी किया। उन्होंने कहा कि जब बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, तो टोटल पॉपुलेशन जो थी वो 13% थी नॉन मुस्लिम की, दोनों में मिला के। ठीक है, उसमें से कुछ पाकिस्तान में थे, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल 7% भी थे, तार साहब, सवाल ये पैदा होता है वो 7% भी क्यों नहीं रहे? अब अगर इसी पे अगर हम आ जाएं, क्योंकि ये बहुत सारा ये सवाल किया गया इंडिया के अंदर भी। जैसे आपने कहा, 21% वाला, बहुत सारे लोग 21% को कोट कर रहे हैं बहुत सारी जगहों पे, और ये इंटरनेट पे, मीडिया पे आपको मिलेगा इस हवाले से। इसको अमित शाह ने इंडियन पार्लियामेंट में कोट किया था। लेकिन मैं आपसे इसी बात पे एग्री करता हूँ सेकंड पार्ट पे, कि 21% की बजाय अगर फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में 7% थे, तो अब वो 1% क्यों रह गए हैं? ये भी एक सवाल है। हमने उनको वो मुकाम क्यों नहीं दिया, और उनको वो क्यों नहीं समझा कि ये जैसे हैं वैसे रहें? हमने ये क्यों महसूस किया कि नहीं, इनको जो है वो इनको फेथ से हटा दिया जाए, उनको फोर्स किया जाए? ऑब्वियसली ये भी एक क्वेश्चन है तार साहब, जिसको जारी बात है इस पर कोई बोलता नहीं है, बात नहीं करता, आप अनपॉपुलर हो जाएंगे, और पॉलिटिशियन तो बिल्कुल ही नहीं करते। तो इस हवाले से ये चीज़ है। बस ये ट्राई नहीं जी, नहीं पॉलिटिशियन क्यों करते हैं? यहाँ पे लोग नए पाकिस्तान से आके जब उनको मौलाना रिजवी साहब के वोट सामने नजर आते हैं, वो फौरन रियासत मदीना पे चले जाते हैं। वो अय्या कनाब दो नैया अस्ताइन शुरू कर देते हैं, हालांकि अपने बच्चे जो है, जो बगैर शादी के हुए हैं, उनको अबैंडन कर रखा है। मुझे अगले दिन पता चला कि मुर्शद साहब ने आज तक अपनी लड़की उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उससे बात ही कभी नहीं की। ये किस तरह का इस्लामिक चीज है भाई? आपकी बच्ची है, डीएनए प्रूव हुआ है, ना आप उनको खर्चा देते हैं, ना आप उससे बात करते हैं, आप उसके बाप ही नहीं। जब आप उसके साथ कुछ नहीं करते, तो पाकिस्तान के साथ क्या करेंगे भैया? जो आपकी बच्ची है, आपकी डीएनए है, उसकी शक्ल मिलती है आपके साथ, हॉस्पिटलों ने प्रूव किया आपका डीएनए उसके साथ मिलता है। तो ये कौन सा इस्लाम है? लेकिन वो कहते नहीं जी इस्लाम इस्लाम। चले, यही वजह है। मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट यही होगी चीमा साहब, दूसरों के रिलीजन को क्रिटिसाइज करने से पहले अपने रिलीजन पे मास्टरी कर लें। पहले अपने रिलीजन को पहले पढ़ लें आप, कि आपके रिलीजन की खुद की फिलॉसफी क्या है। आपका सारा जोर रिचुअल पे है, आपको बिल्कुल नहीं पता। आप कभी सर्वे करके देखें, किसी मस्जिद में नमाज तर्जमे के साथ नहीं आती मेजॉरिटी लोग, लेकिन एक दूसरे को काफर काफर बड़े आसानी से कहना बहुत आसान है। लेकिन चीमा साहब यही ज्यादती है, और इसी वजह से मेरे ख्याल में ना सिर्फ पाकिस्तान, 1.9 बिलियन मुसलमानों का यही मसला है। देखिए ना, इस वक्त तकरीबन 1500 से 2000 फलस्तीनी डेली बेस पे मार रहा है किसी मुसलमान दुनिया के किसी के माथे पे बालो नहीं। अरब लीग और ओआईसी इकट्ठे सेशन कर चुके हैं, बीजिंग जा चुके हैं, न्यू दिल्ली जा चुके हैं, लेकिन कोई एक सिंगल रेजोल्यूशन पास नहीं करा सके। इससे बड़ा लम्हा फिक्रिया क्या होगा? तो ये दिल हकीकत ट्रेजेडी यही है कि हम लोग नाराज हैं दुनिया से बगैर किसी वजह के। गलत बात। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब, हम नाराज हैं बगैर किसी वजह से। और जैसे आपने कहा कि हम वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंग्लिश
जो चीज़ें सीखनी चाहिए जिससे हमारे बच्चे जो हैं वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो ही हम नहीं कर पा रहे। तो हम एक कैसे बेहतर मुआशरे जो है वो बना सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच साजिद तारड़ साहब सर। इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू सर। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। बड़ी मेहरबानी सर। बहुत शुक्रिया।